नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। यूके प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। भारतीय वायुसेना ने कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन में मोर्चा संभाल रहे डॉक्टरों, सफाई कर्मियों, चिकित्सा सहायकों और अन्य लोगों का आज अनोखे तरीके से सम्मान किया। सीडीएस जनरल विपिन रावत की निर्देश पर आपको बता दें कि कोरोना वॉरियर्स को सलामी देने के लिए आज फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया। वायुसेना ने अपने तरीके से कोरोना वॉरियर्स को सलामी देकर उनका हौसला अफजाई की। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों के ऊपर से उड़ान भरी और कोरोना योद्धाओं के सम्मान में कोरोना योद्धाओं पर पुष्प वर्षा की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देहरादून की, जहां पर अस्पताल के ऊपर वायुसेना का हेलीकॉप्टर अपने ही अलग अंदाज में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करते हुए पुष्प वर्षा कर रहा है। काफी खूबसूरत ये तस्वीरें, देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें आई जहां पर कोरोना योद्धाओं का स्वागत किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया, जिससे जो कोरोना योद्धा हैं उनमें साहस और बढ़ा और उनकी हिम्मत और बढ़ी। देखिए, आज भारतीय सेना द्वारा जिस तरीके से यहाँ पर हेलीकॉप्टर से यहाँ पर दून अस्पताल के ऊपर फूल बरसाए गए हैं और निश्चित ही हमारे समस्त चिकित्सकों के लिए, सारे नर्सिंग स्टाफ के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, हमारे फार्मासिस्ट और जितने हमारे चतुर्थ श्रेणी के जितने भी यहाँ पर कर्मी हैं, उनके लिए यह निश्चित ही एक उत्साहवर्धक है। और इस तरीके से जिस तरीके से हमारे यहाँ पर समस्त कर्मी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, पिछले 1.5 महीने से लगातार दिन रात लगे हुए हैं, बड़े तन्मय से लगे हुए हैं। और जिस तरीके से हमारे यहाँ पर मरीज जो है ठीक होकर के जा रहे हैं, लगभग जो है 50% से भी ऊपर जो है मरीज ठीक होकर के जा चुके हैं। इस पर हमारे चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ सभी का जो है योगदान है और निश्चित ही आज का यह कार्यक्रम, भारतीय सेना का यह कार्यक्रम हमारे समस्त कर्मियों का मनोबल बढ़ाए। तो वहीं सीडीएस विपिन रावत ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों को कोरोना योद्धाओं के सम्मान किए जाने के निर्देश के बाद आज रुड़की बीएजी सेंटर में भी कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में पुलिसकर्मी, आर्मी के स्वास्थ्य कर्मी और इसी के साथ ही कई कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। वहीं आर्मी के बेड़ों की धुन पर सभी कोरोना योद्धाओं का स्वागत भी किया गया। आर्मी के ब्रिगेडियर रघु श्रीनिवास ने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हमने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया है और उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम सब उनके साथ हैं। कमांडर सर के द्वारा आज जो अलग अलग यूनिट्स के कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको अपने स्तर से सम्मानित किया गया है। ये हम सबके लिए प्रेरणादायक भी है और उत्साह और मनोबल को बढ़ाने वाली भी। हम इसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और एक बार पुनः अपनी टीम के सभी साथियों से ये अपील करते हैं कि अभी लड़ाई अधूरी है। जब तक हम कोरोना को अंतिम रूप से पराजित नहीं कर लेते, तब तक चैन से बैठने की स्थिति नहीं बन पाएगी और इसके लिए उन सबको अपना 100% कंट्रीब्यूशन लगातार देते रहना होगा। तो वहीं कोरोना वायरस महामारी के दौरान लगातार अपनी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों के हौसले को बनाए रखने के लिए भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर ने एम्स अस्पताल के ऊपर पुष्प वर्षा कर कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई की। देश में सरकार के निर्देशन पर अग्रिम लाइन पर तैनात कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए सेना ने अपनी भागीदारी निभाते हुए कोविड-19 अस्पतालों के ऊपर पुष्प वर्षा कर चिकित्सकों के हौसलों को बढ़ाया। इस दौरान सेना के हेलीकॉप्टर ने ऋषिकेश एम्स अस्पताल के ऊपर चक्कर लगाते हुए पुष्प वर्षा की।
विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से 3 धामों के कपाट खुल चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को खुलेंगे। वहीं 4 धाम पर निर्भर आजीविका से जुड़े लोगों के लिए सरकार राहत पैकेज देने पर विचार कर रही है। साथ ही 4 धाम यात्रा से राज्य का कितना आर्थिक नुकसान हुआ है, इसी मुद्दे पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने प्राइम न्यूज से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा में से 3 धामों के कपाट खुल चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को खुलने हैं। कल यानी 4 तारीख से ग्रीन जोन वाले जिलों को सरकार 4 धाम में क्या प्रवेश दे देगी, वहां पे यात्रा कर पाएंगे, इसको लेकर बातचीत करेंगे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से। सर, जो ग्रीन जोन वाले जिले हैं और हमारे 4 धाम भी ग्रीन जोन में ही आते हैं, उन जिलों में स्थित हैं, तो हाँ, वहाँ के लोगों को 4 धाम में यात्रा करने के लिए जाने दिया जाएगा? ऐसा है कि इस समय जो हमारे 10 ज़िले हैं वो ग्रीन जोन में हैं और 10 ज़िलों के अंदर जो थोड़ा सा व्यावसायिक गतिविधि होती है, लोगों का आना जाना है, इसकी अनुमति दी गई है। अभी 4 धाम यात्रा की कोई अनुमति नहीं है। केंद्र सरकार ने कोई भी अपने डायरेक्टिव्स जारी नहीं किए हैं कि आप मंदिर के अंदर भीड़ इकट्ठा करिए, क्योंकि आपको पता 4 धाम बड़ी इम्पोर्टेंट एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जगत की एक यात्रा है। उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हमारे होटलों का सैनिटाइजेशन हो, कैसे गाड़ियों में लोग जाएंगे। पहले बसों के अंदर 40 आदमी जाते थे, अब उस बस के अंदर 20 आदमी जाएंगे, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगी, ये सब चीज़ों को तय करना है, इसका मानदंड बनाना है और ये सब चीज़ों को तय करना है। और जो होटल एसोसिएशंस हैं और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनका भी सहयोग लेना है, इनकी भी विचारधारा को सहयोग लेना है। मैं एक लेटर जारी कर रहा हूं जिसमें सबसे सहयोग मांग रहा हूं, सबके विचार मांग रहा हूं कि कैसे इसको आगे करेंगे और केंद्र को हम ये पूरा प्रपोजल देंगे। केंद्र उसका संशोधन करेगा और करने के बाद जब अनुमति देगा तभी 4 धाम यात्रा होगी। अभी केवल ये छोटी मोटी जो गतिविधियां हैं और जो अपने व्यापार करना है, खरीद फरोख्त करनी है, उसके लिए हमारे ग्रीन जोन के अंदर अनुमति मिली है। जो 4 धाम की जिनकी आर्थिकी टिकी है 4 धाम पे, क्या उनको राहत पैकेज देने की कवायद चल रही है सरकारी स्तर पर? सबसे पहले तो अभी यह है कि जो क्वारंटीन है और जो हमारे, क्योंकि ये ग्रीन जोन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोग यहाँ फंसे हुए हैं। जैसे मेरे पास सूचना आई कि निम के कुछ म्यूजियम बना रहे थे, ऐसे 15 आदमी फंसे हुए हैं। पहले हम ये चाहेंगे कि ये आदमी निकलें, जो यहाँ पर्यटक भी फंसे हुए वो भी निकलें। कुछ ऐसे भी पर्यटक हैं जैसे अमेरिकन हैं, वो कहते हैं हमारा देश में बहुत ज़्यादा स्थिति ठीक नहीं है तो हम यहीं रहना चाहते हैं। तो हमने उनसे आग्रह किया है कि आपके पास पैसा होना चाहिए और आपके पास वीज़ा होना चाहिए। वैसे भी वीज़ा 3-3 महीने बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप में कोई दिक्कत अगर कहीं नहीं है तो अनुमति मिल सकती है। होटलियर्स के और ट्रांसपोर्टर्स से, सभी लोगों से हम विचार मांग रहे हैं कि किस प्रकार से, मतलब कैसे उनको मदद मिले ताकि वो इसको हमारी 4 धाम यात्रा को सफल बना सकें। तमाम लोग सोशल मीडिया हो या अन्य प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर सवाल कर रहे हैं कि जैसे यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुले, उस हिसाब से बद्रीनाथ के भी कपाट उसी तिथि पर खुलने थे। इसको लेकर कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गए हैं, क्या कहना है आप? ऐसा है, सवाल यह है कि हमारे जो बोलंदा बद्री हैं, जो हमारे टेहरी महाराज हैं, वो इसका निर्णय करते हैं और ये कई तिथियां इसमें निकाली गई थी, लगभग 3 तिथियां निकाली गई थी, क्योंकि हमारा क्वारंटीन हो गए थे रावल जी। 14 दिन तक उनको अंदर रहना था, वो बाहर निकल के पूजा नहीं कर सकते थे। तो आप बताइए, अगर 30 तारीख को पूजा होती तो पूजा कौन करता? फिर ये होता कि साहब आपने परंपरा को तोड़ दिया है। इसलिए महाराज टेहरी ने बड़ा रिव्यू किया इसको और कहा भाई 15 मई को इसके खुलेंगे ताकि रावल जी उसकी पूजा कर सकें। और जो हमारी वर्षों पुरानी परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, जिसका जगतगुरु शंकराचार्य ने जिसको प्राणवान किया, वो परंपरा जो है जीवित रहेगी। जहाँ भी ग्रीन जोन है और जिन स्टेट्स में ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में आप जा सकते हैं। इसका मतलब ग्रीन जोन से और जो जिले ग्रीन हैं, जिले के अंदर आप यात्रा कर सकते हैं और स्टेट में भी यात्रा कर सकते हैं अगर वो इलाका जो है ग्रीन है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए निश्चित रूप में अभी दिल्ली के अंदर रेड जोन हो गया है, इसलिए दिल्ली से कोई बाहर नहीं जा पाएगा। तो हमको ये देखना है कि जो हमारे अतिथि आ रहे हैं वो कोरोना वायरस ना अपने साथ लाएं, संक्रमण ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखना है। कल यानी 4 तारीख से सरकारी दफ्तर भी खुल जाएंगे। क्या लगता है आपको, पर्यटन की दृष्टि से आर्थिक कितना नुकसान हुआ है राज्य को? ऐसा है कि इसका आंकलन तो करेंगे, जब ऑफिस खुलेंगे तब बैठ करके आंकलन करेंगे। केवल हमारी 4 धाम यात्रा में ही 1400 करोड़ का नुकसान हुआ है
और मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों को इसका नुकसान हुआ है। टूरिज़्म काफ़ी हमारा उसको क्षति हुई है, पर निश्चित रूप में हम उभरेंगे। आप जानते हैं कि 2013 के बाद हम उभरे और हमने एक रिकॉर्ड कायम किया। आपको पता है 37 लाख लोग चारधाम यात्रा में आए। तो निश्चित रूप में हम मेहनत करेंगे और उत्तराखंड बड़ी पवित्र भूमि है, देवताओं का आशीर्वाद इस भूमि को प्राप्त है। हम निश्चित रूप में धीरे धीरे करते हुए अपने चारधाम यात्रा को शुरू करेंगे, पर केंद्र का जब आदेश मिलेगा, केंद्र के निर्देश मिलेंगे, उनका पालन करते हुए आगे भविष्य की चारधाम यात्रा होगी। और इसके अंदर मास्क लगाया जाएगा, इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी और सैनिटाइजेशन किया जाएगा। ये 3 चीज़ों के साथ ही आगे भविष्य की चारधाम यात्रा होगी। तो ये थे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि करीब 1400 करोड़ का पर्यटन में नुकसान हुआ है और इसका आकलन भी किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है कि जो जिनकी आर्थिकी चारधाम पर टिकी है, उनके लिए भी सरकार राहत पैकेज को लेकर कुछ सोच रही है। देहरादून से अपने सहयोगी जितेंद्र पेटवाल के साथ मैं सुनील राज, प्राइम न्यूज। तो इन लॉकडाउन की वजह से दूसरे शहरों में फंसे लोग अब अपने घर लौट रहे हैं। लगभग 800 लोग आज पौड़ी पहुंचे। इन सभी का स्वास्थ्य चेकअप करने के बाद इन्हें अपने घरों तक प्रशासन द्वारा पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं पौड़ी की, जहां पर जो 800 लोग हैं जो फंसे हुए थे अन्य राज्य में लॉकडाउन के तहत, उन तमाम 800 लोगों को पौड़ी पहुंचाया गया। लॉकडाउन के कारण देहरादून में फंसे थे ये लोग और मेडिकल टीम लोगों की जांच कर रही है। इसके बाद इन्हें अपने घर भेजा गया। यहाँ पर बसें जिसमें 60 लोग हैं और कुल 23 बसें जो है हमारे पौड़ी के लिए आ रही हैं, जिसमें कुल 603 लोग होंगे देहरादून से रवाना की गई हैं। और इसी प्रकार से देहरादून से कोटद्वार के लिए कुल 6 बसें आ रही हैं परिवहन निगम की, जिनमें कुल 181 लोग हैं। और कोशिश ये है हमारी कि सभी लोगों का यहाँ पर एक बार पुनः स्क्रीनिंग हो करके उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जाए। और अगर अभी देर होता है तो इनके खाने पीने की व्यवस्था भी, और बहुत देर होने पर रुकने की व्यवस्था भी यहाँ की गई। करीब 3 बसों में लोग आए थे, 75 के आसपास लोग हो गए हैं जिनका चेकअप हो चुका है। और उन लोगों को हम बस सिर्फ यही निर्देश दे रहे हैं कि वो घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें, और हो सके तो घर में एक कमरा अपने लिए अलग करके रखें और घर वालों से भी ना मिलें, और ये काम 14 दिन तक करें। मुझे घर जाना था पौड़ी, और ये सरकार की पहल बहुत अच्छी थी। हम घर पहुंच गए, अब खुश हैं। तो उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश महासचिव हरीश पनेरू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की है कि वो जनता की मदद के लिए आगे आएं। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सरकार के पास से जनता को पैसे मिलने में ज्यादा समय लग जाता है, लिहाजा सीधे लोगों को मदद करें। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस लॉकडाउन की स्थिति में प्रदेश सरकार के साथ खड़ी है और कांग्रेस लगातार लोगों की मदद भी कर रही है। कांग्रेस जनों से अपील करता हूं कि मुख्यमंत्री राहत कोष के चक्कर में ना पड़ के, क्योंकि मुख्यमंत्री राहत कोष का पैसा जनता तक पहुंचने में देरी होती है, तो इसलिए सीधे अपने अपने क्षेत्रों में जनता की सेवा में वो पैसा लगाएं, जनता की गरीबों की मदद करें। और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में, जिसके पास ज़्यादा जो धनवान है, तो वो सीधे फिर प्रदेश कांग्रेस से भी संपर्क करके उसकी मदद के रूप में कर सकता है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो रवैया है विपक्ष से न मिलना, और विपक्ष जबकि लॉकडाउन चल रहा था बराबर हम सरकार के जो नियम कायदे हैं और सरकार को बराबर मदद करने का काम कर रहे हैं, तो मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से कहना चाहता हूँ, हिटलर शाही तरीके से न चल करके जनता को और विपक्ष को विश्वास में लेकर कोरोना से लड़ने के लिए हम सब एकजुट हों। तो नैनीताल के बनभूलपुरा क्षेत्र को कर्फ्यू मुक्त कर दिया गया है। दरअसल कोरोना को लेकर क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया था। जिले के डीएम सविन बंसल ने कर्फ्यू खत्म करने की घोषणा की। बनभूलपुरा में 3 मार्च से कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। हमारे बनभूलपुर एरिया को 5 सेक्टर्स में विभाजित किया गया था। पूरे क्षेत्र अंतर्गत कुछ बैकग्राउंड के दृष्टिगत कर्फ्यू इम्पोज किया गया था। तो कल से कर्फ्यू हम विड्रॉ कर रहे हैं और इसमें कंटेनमेंट जोन और बफर जोन घोषित कर दिए जाएंगे।
कंटेनमेंट जोन बहुत ही लिमिटेड एरिया है जहाँ से हमारे पॉजिटिव केसेस यानी संक्रमित केसेस जो प्रकाश में आए थे, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस मूवमेंट पर रहेंगी और एसेंशियल सर्विसेज को यथासंभव मुहैया करवाया जाएगा, जैसे आज भी हम पूरे क्षेत्र में हमारे अधिकारीगण करवा रहे हैं। सेकेंडली, बफर जोन जितना भी कंटेनमेंट जोन के अराउंड जितना एरिया शेष रहा वो बफर जोन कहलाएगा। उसको पेरीमीटर कंट्रोल से डिफाइन किया जाएगा, जहाँ पे आउटर बाउंड्री एक्सेस को हम नियंत्रण करेंगे। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज और मेडिकल इमरजेंसीज को अलाउ किया जाएगा और एसेंशियल सर्विसेज में भी जो गुड्स की सप्लाई है वो बाहर के क्षेत्र से अंदर मुहैया करवा दी जाएगी और जैसे कोई भी सब्जी है, अनाज है या दूध है, उस तरह की गुड्स को रिटेलर्स फिर अपने माध्यम से विक्रित कर सकेंगे। तो वहीं कोरोना वायरस की वजह से लोगों की व्यवसाय पर भी काफी फर्क पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने सूबे के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पत्र लिखा है और पर्यटन व्यवसाय पर चिंता जताई है। व्यवसाय का अब उनके सिर पे भी संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि अगर होटल वाले के पास पैसा नहीं आएगा वो देगा कहाँ से। और मांग भी करी है कि 3-4 प्रमुख मांगे जो हमने सरकार से करी हैं, उसमें सबसे पहली मांग तो बिजली को लेकर है कि बिजली के जो बिल हैं वो हमारे 2 हिस्सों में बांटे जाते हैं। एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है कंजम्पशन चार्ज। जितनी आपने बिजली खपत करी उसकी बिजली, और एक फिक्स चार्ज लेते हैं, जैसे मान लीजिए किराया लिया उन्होंने हमसे। हम सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि ये आने वाले, जब तक ये शटडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, हमसे वो फिक्स चार्ज ना ले। जितनी हम बिजली अपने खपत कर रहे हैं अपने प्रतिष्ठान में, उसका हमसे जो एक्चुअल चार्ज है वो लें। दूसरी बात, कई लोगों ने लोन ले रखे हैं। लोन की केंद्र सरकार से एक गाइडलाइंस आई बैंकों को, उन्होंने लोन की किस्त 3 महीने आगे बढ़ा दी, लेकिन ब्याज माफ़ नहीं करा। तो ब्याज जोड़ करके 3 महीने बाद तो ज़्यादा रकम देनी पड़ेगी, चक्रवर्ती ब्याज लग जाएगा उसके ऊपर। तो हमने ये रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ जब तक ये लॉकडाउन है हमारा ब्याज माफ़ करा जाए और किस्तें आगे कर दी जाए। तो वहीं उधम सिंह नगर में एक ट्रक चालक के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हड़कंप समझ गया। ट्रक चालक की ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर सिडकुल पंतनगर की 2 फैक्ट्रियों को अग्रिम आदेशों तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही दोनों फैक्ट्रियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। प्रशासन के अगले आदेश तक फैक्ट्री में किसी भी तरह की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक ने मैसर्स सिंगनोड इंडिया और मैसर्स परफेटी कंपनी से माल लोड किया था। प्रशासन ने सिडकुल की दोनों कंपनियों को बंद करते हुए लगभग 15 से 20 कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया है। साथ ही लॉकडाउन के दौरान दी गई उत्पादन हेतु संचालन की अनुमति पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। इसी के साथ दोनों कंपनियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। उत्तराखंड की नैनीताल जिले के हल्द्वानी में कुछ लोग पुलिस और प्रशासन की सख्त हिदायत के बाद भी लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन कैमरे की मदद ले रही है। इस बीच हल्द्वानी के बनभूलपुरा में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए कुछ लोग पुलिस के ड्रोन कैमरे में कैद हुए। पुलिस अब वीडियो फुटेज के आधार पर नियमों का उल्लंघन करने वाले की पहचान करने में जुट गई है और इन सभी के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। तो वहीं मसूरी में क्लब महिंद्रा के द्वारा बीजेपी के सहयोग से मसूरी वुडस्टॉक स्कूल के धोबी घाट क्षेत्र में 17 जरूरतमंदों और गरीबों को राशन वितरित किया गया। वहीं दूसरी ओर मसूरी के मलिंगार क्षेत्र में भी करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को राशन दिया गया। क्लब महिंद्रा के प्रबंधक अभिनव शर्मा ने बताया कि इस महामारी की घड़ी में सभी सामाजिक और राजनीतिक संस्था गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं और इसी क्रम में क्लब महिंद्रा द्वारा भी अपने क्षेत्रों में लोगों की मदद की जा रही है।
यहाँ पर वुडस्टॉक धोबी घाट में यहाँ के जो सभासद हैं और रमेश जी, उनके द्वारा जो है यहाँ पे कहा गया था कि कुछ परिवार यहाँ पे 17 परिवार हैं जिनके पास राशन नहीं है। तो माननीय विधायक जी के प्रयासों से और महिंद्रा जो रिसोर्ट है उनके योगदान से इस यहाँ पर जो है वो पैकेज दिलाए गए और निश्चित ही जो फिलॉसफी है कि जो जहाँ कम है वहाँ हम हैं, उसके तहत यहाँ पे काम किया जा रहा है। और कहीं भी माननीय विधायक जी का पूरा प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास राशन ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसमें कोई भूखा सोए। इसी के तहत जो है चाहे मोदी किचन में रोज के जो है 800 लोगों को जो है यहाँ पर जो है पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। और वहीं मैं विशेष धन्यवाद जो है महिंद्रा रिसोर्ट्स के जो जीएम हैं अभिषेक जी का, उनका धन्यवाद करता हूँ कि माननीय विधायक जी के उनको निर्देश पे जो है उन्होंने यहाँ पर जो है ये किट उपलब्ध कराई है। तो वहीं किच्चा के विधायक राजेश शुक्ला ने अपने विधानसभा क्षेत्र को सैनिटाइजर करने का काम किया। उन्होंने प्रत्येक गांव को ट्रैक्टर के टैंक से स्प्रे कर सैनिटाइज कराया। आज किच्चा का शहरी क्षेत्र को सैनिटाइजर किया गया, साथ ही जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री भी बांटी गई। विधायक के मुताबिक अब तक 5000 से ज्यादा परिवारों को राशन किट बांटी गई है। मैंने पिछले 28 दिन से लगातार पूरे विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव, घर-घर जाकर, गली-गली जाकर के सैनिटाइज करने का काम किया है और आज उसका लगभग समापन पे 99.9% विधानसभा मेरी कवर हो गई। थोड़े से एक आध मोहल्ले रह गए जो कल हम कवर कर देंगे। आज किच्छा मेन शहर में सैनिटाइजेशन का काम किया, सोडियम हाइपोक्लोराइड को पूरे प्रेशर के साथ ताकि वो हर घर दरवाजे तक पहुँच जाए, उस पर स्प्रे किया है। और केवल सैनिटाइजेशन ही नहीं बल्कि हमने पूरी कोशिश की है कि पूरी विधानसभा को हम पैनिक ना होने दें, उसे कोई कष्ट ना होने दें। इसके लिए राशन वितरण का काम अपने जिम्मे भी संभाला है। सरकार के साथ साथ निजी तौर पर भी अपनी ओर से भी कोशिश की है कि हम जो मेरे पूज्य पिताजी पंडित राम सुमेर शुक्ल जी के नाम से ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट की ओर से हम कुछ 5000 परिवारों तक कम से कम चावल और आटा ही पहुंचाते 5-5 किलो की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन में अखबारों के वसूलीकर्ताओं से परेशान होकर अखबार विक्रेता ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक रमेश पांडे से अखबारों के वसूलीकर्ता काफी दबाव बना रहे थे उन पर। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मृतक के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दो दिन पहले मैं घर ही पर था। मुझे इस मामले की जानकारी हुई कि क्षेत्र के एक युवक रमेश चंद पांडे जी द्वारा की मृत्यु हो चुकी है। अस्पताल ले जाके जहर की वजह से मृत्यु हो चुकी है। वो जहर खुद खाने से हुई या किसी के खिलाने से, ये तो बात का विषय है। लेकिन जब ये पता चला कि उनको कुछ लोगों द्वारा, उसमें से वो नाम ले रहे थे, कोई दैनिक जागरण के रामेंद्र है, प्रताड़ित किया जा रहा था विगत बहुत महीने से। पैसों की उधारी को लेकर घर आकर धमकाया जा रहा था। मेरा ये कहना है, रमेश चंद पांडे जी एक दैनिक जागरण में लीगल रूप में कार्य कर रहे थे, इलीगल कार्य नहीं कर रहे थे। अगर कोई पैसा लेन देन का भी पैसा था तो वो लीगल वसूली होनी चाहिए थी उसकी। आप लीगल नोटिस भेजते, आप बैंक के द्वारा, कोर्ट के द्वारा उसकी वसूली करते। आपने एक गुंडा बन के अगर उसकी वसूली करने की कोशिश की, जिससे उसकी मानसिक और शारीरिक रूप से पूरा परिवार प्रताड़ित हुआ, जिसका असर ये हुआ कि वो आज इस दुनिया में नहीं है। आज के प्रमुख अखबारों में आया है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। आप सब लोग अखबार से जुड़े हुए, मीडिया से जुड़े हैं, अखबार का अपना महत्व है। अखबार में ये आया है। अब वो क्यों आया है, क्या आया है, ये यहाँ पर आकर के ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ अंतर है। मैंने कहा ना, मैं कुछ भी बोल दूँ, आप कुछ भी बोल दो, लेकिन जो कार्रवाई वैधानिक होती है वो परिवार से जब कोई कार्रवाई होगी उसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। वो मैंने उनसे, उनके परिवार से ही बोल दिया है। जो कुछ वो परिवार करेगा तो उस पर फिर मैं अपने स्तर से जो भी होगा। कैसे कार्रवाई क्योंकि अभी तहरीर आई है हमारे पास में, वो आरोप लगाया है कि जो है पैसे के लिए प्रताड़ित कर रहे थे कुछ लोग। कोई एक उसकी एजेंसी के मालिक हैं और पत्रकार हैं, वो कर रहे थे। और उसमें एक सुसाइड नोट भी लगा है, उसको हमने अभी जांच करेंगे। जांच करने के बाद में जो तथ्य पाए जाएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है, अभी तहरीर हमारे पास में आई है, अब जांच पड़ताल की जाएगी। आते यही थे दैनिक जागरण वाले, आज पेपर वाले तो जिसका लेन देन है वो हर कोई आता था, लेकिन इन्होंने जो दैनिक जागरण वाले हैं ये बार बार उसको टॉर्चर करते थे। बीच में एक बार इसको उठा के भी ले गए वहाँ। उसके बाद हम वहाँ गए, हमने कहा भाई क्या बात है, पर हमको तो पता भी नहीं था। रात को 11 बजे रात यहाँ से उठा के ले गए ये। तो उसके बाद जब हमने रात को फ़ोन किया, हमने कहा भाई क्या बात है, कहाँ है, थाने में है, कहाँ है? तो बोले यहाँ है तुम्हारा भाई, अगर तुम चाहते हो तो पैसे की व्यवस्था करो।
हम रात के बीच में यहाँ से 40,000 रुपये लेके इसको छुड़ाने गए। 40,000 रुपये पे जब हमने वहाँ जमा किए तब इन्होंने भाई को छोड़ा। और मैं जो यहाँ से मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए थे, मैं वहाँ गया, उसके बाद इन्होंने मेरे भाई को कहीं साइड में ले जाके, जो अभी के लोगों का कहना है, वहाँ जट सेक्टर में जहर खिला के और हमारे घर नहीं लाए, न हॉस्पिटल ले गए, कहाँ ले गए, नीचे दुकान में वहाँ नमक, उसको 1 गिलास नमक खिलाया गया। अब बात खुल रही है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।